ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने दो थ्योरम्स की थी लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट के टॉपिक में। ठीक है, दो थ्योरम्स इसमें और रहती हैं आगे, उनके प्रूफ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्रूफ पे डिस्कस करूंगी और उसके बाद हमारे कुछ लास्ट का पोर्शन के एग्जांपल्स हम लोग ने डिस्कस किया था हमने, तो उनको कंप्लीट करेंगे। आज लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरम्स पे आते हैं। बुक में ये थ्योरम 13 है। सिंपल स्टेटमेंट में लिख के दिखाती हूँ, जो वहां लिखा है वो तो आप भी पढ़ सकते हैं, है ना। पर ये क्या क्या कहना चाह रहा है थ्योरम 13 में, कुछ गिवन होता है। गिवन देखो क्या है, कह रहा है इफ वी एफ इज अ वेक्टर स्पेस, दैट मीन्स फर्स्ट चीज जो है हमारे पास, दैट इज दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, ओवर द फील्ड एफ, लेट इट बी दिस। उसके बाद गिवन है एक सेट, there is a set S of V1, V2 and so on till Vn. Okay, and they all are non-zero vectors. This is a subset of V where Vi is not equal to 0 for all I belongs to 1 to n. ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी वेक्टर मैंने जीरो नहीं लिया है, नॉन जीरो वेक्टर्स है सारे। ठीक है, देन ये जो S हमने सेट बनाया है दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट अ V बिलोंग्स टू S। अब जी मैंने यहाँ V लिखा है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो S में है ही नहीं, मैंने तो सारे यहाँ V1 V2 V3 लिखा है। मैं अगर बोल रही हूँ कि यहाँ पे V अगर S में है तो मतलब ये V जो है ये एक्चुअल में कोई V K के इक्वल ही है, क्योंकि यहाँ पे सारे की नोटेशंस मैंने V1 V2 V3 दे रखी है। तो ये जो V मैंने S से उठाया है इट हैज टू बी equal to some element of S, तो it has to be equal to some VK। ठीक है, K belongs to this 1 to n, right? तो कोई ऐसा V इस पे एग्जिस्ट करेगा such that V is actually the linear combination of the other vectors। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये S था, इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स उठाए V1 V2 V3 ये सारे, लेकिन I got to know कि ये तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। इसका मतलब ये है कि इसमें पक्का एक ऐसा एलिमेंट होगा जो बाकियों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ऑलवेज। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं यहाँ पे, such that V is linear combination of other vectors of S। ठीक है, देखो ना, लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब वन वेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द अदर वेक्टर। अगर दूसरे वेक्टर्स अगर चेंज होंगे तो हमारा वेक्टर भी चेंज होगा। अब जैसे कोई सेट था जो हमने स्टार्टिंग में एकदम लीनियर डिपेंडेंस के एग्जांपल लिया था 1,0 और 2,0, रिमेंबर। इसमें हमने क्या किया था, ये एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। व्हाई? क्योंकि 1 is a linear combination of the other, right? 1,2 is actually 2 times 1 by 2 times 2,0, which means this is a linear combination of 2,0, and the other way around is also true. 2,0 is 2 times 1,0, right? So ऐसा होता है, अगर लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो 1 will be dependent on the other। ठीक है, और 1 is the linear combination of the other elements। अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से ऐसे भी लिख सकती हूँ। चलो ठीक है, ऐसे ही प्रूव कर देते हैं ना, पता तो लग ही रहा है, समझ आ रहा है, तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। देखो क्या करना है, अब ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, राइट। तो मैं एक बार ये लेट करूंगी, ये प्रूव करेंगे, और एक बार इस ये वाली साइड लेके ये प्रूव करेंगे।
ठीक है, फर्स्ट मैं लेट कर रही हूँ, लेट s इज लेट s is linearly dependent set। यहाँ पे सेट लिखना जरूरी है रजे, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं, सेट नहीं। ठीक है, तो इसको मैं लीनियर डिपेंडेंट सेट लिख रही हूँ। चलो अब आप बेसिक डेफिनेशन पे आ जाओ। लीनियरली डिपेंडेंट सेट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? मैंने आपको बोला था चलो हम काफी सारे रिजल्ट्स प्रूव करते हैं, है ना, लेकिन आपने डेफिनेशन नहीं भूलनी है, क्योंकि जहां पे कोई प्रॉपर्टी नहीं काम आ रही वहां डेफिनेशन आपका साथ नहीं छोड़ेगी। डेफिनेशन से हर कोई क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला हुआ है लेट, इन्होंने क्या कहा है, एस इज अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट। क्या थी डेफिनेशन? इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। ठीक है, डोंट फॉरगेट ये है मेरे पास s। ठीक है, तो मैं इसको लीनियरली डिपेंडेंट कर रही हूँ। बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट अल्फा 1 v1 plus alpha 2 v2 and so on plus alpha n vn equals to 0 for some alpha I, for some alpha I not equal to 0 and I belongs to 1 2 and so on। क्या मतलब हुआ इसका? कि वही कि हमारे पास कुछ ऐसे स्केलर्स हैं जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन तो 0 आ रहा है, लेकिन क्योंकि उसने बोला हुआ है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन अल्फा आई व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन। यहां से हमें यहां तक पहुंचना है कि हमें v को दिखाना है कि वो किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब देखो, मैंने लिखा कि कोई तो नॉन जीरो होगा ना, तो उसको मैं k ले लेती हूँ, अल्फा k ले लेती हूँ। लेट अल्फा k इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो एंड k बिलोंग्स टू दिस 1 2 and so on, राइट? तो वो अल्फा k रचे यहीं पे तो है ना, इसी कॉम्बिनेशन में तो है। तो नाउ अल्फा 1 v1 प्लस alpha 2 v2 plus and so on alpha k minus 1 v k minus 1। आप देख रहे हो मैं प्रीसीडिंग और सक्सेसिंग टर्म भी लिख रही हूँ जो अल्फा के आगे पीछे होंगे। ठीक है, अल्फा के v के plus alpha k plus 1 v k plus 1 and it will go up to alpha n vn that is equals to 0। तो यहां से आप ये निकालो, ये टर्म निकालो, तो क्या बनेगा? अल्फा के वी के इज एक्चुअली माइनस अल्फा 1 v1 माइनस अल्फा 2 v2 माइनस अल्फा k minus 1 v k minus 1 माइनस अल्फा k plus 1 v k plus 1 माइनस अल्फा n v1। ठीक है, लेकिन अगेन आपको ये भूलना नहीं है कि ये क्या है, अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 क्या है? दे आर एक्चुअली एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये फील्ड से है, फील्ड अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है। तो यहाँ जो मैंने माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 लिखा है, दे आर नथिंग बट एडिटिव इनवर्स ऑफ दीज अल्फा 1 अल्फा 2। ठीक है, अल्फा आइज। अब अल्फा के इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सुनो, alpha k is the element of field. Field is abelian under addition and field is abelian under multiplication। पर उस फील्ड में से हम लोग क्या निकाल देते हैं? हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी निकाल देते हैं ना। तो फील्ड में से एडिटिव आइडेंटिटी निकालने के बाद मल्टीप्लिकेशन के साथ ये अबेलियन है। इसका मतलब 0 तो नहीं है ना, तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नहीं होगा। क्लियर? 0 के अलावा तो सारों के होंगे ना। अब ये रहते 0 नहीं है,
तो 0 के अलावा अगर ये कुछ भी है तो इसका तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। इसीलिए आई एम अलाउड टू टू एक्चुअली ऑपरेट अल्फा के टू द पावर -1 बोथ साइड, क्योंकि मुझे पता है कि इस अल्फा के का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पक्का होगा और उससे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, अदरवाइज हम नहीं कर पाते ये स्टेप। अगर मुझे ये श्योरिटी नहीं होती तो मैं ये स्टेप बिल्कुल नहीं कर पाती। चलो, तो और ये श्योरिटी कहाँ है, कहाँ से है लीनियर डिपेंडेंट के डेफिनेशन से। तो v के क्या है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस, अच्छा इसको अल्फा के इनवर्स ना लिख के, या चलो ठीक है लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, माइनस अल्फा के इनवर्स अल्फा 1 v1 माइनस, या प्लस कर लेते हैं, प्लस अल्फा के इनवर्स अल्फा 2 v2 लास्ट है माइनस अल्फा के इनवर्स अल्फा n v। ठीक है, वो मैंने बीच की टर्म्स नहीं लिखी, उनका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हो गया आपका प्रूफ। एक एलिमेंट मैंने ऐसा दिखा दिया जो एस से था और वो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में था। बाकी वेक्टर्स मतलब ये जो v है, v तो हटा हुआ है ना, देखो v के तो मेरे v के तो इस तरफ है ना, इस तरफ तो था भी नहीं, तभी तो यहाँ पे v के -1 और v के +1 वाली टर्म थी। वो आप लिखना चाहते हो बीच में, आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। therefore vk belongs to s is linear combination of v1 v2 vk -1 vk +1 vk। ठीक है, हो गया। दूसरा भी हो जाएगा रजत। दूसरा कैसे, the other way around। now let there exist a vk, ठीक है, belongs to s such that vk is linear combination of v1 v2 vk -1 vk +1 vn, it should be n, right? अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, अगेन लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2, और अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा k -1 अल्फा k +1 एंड अल्फा k such that अल्फा 1 v1 plus अल्फा 2 v2 plus so on अल्फा k -1 vk -1 plus अल्फा k +1 vk +1 plus alpha n va, that is equals to vk। so vk is the linear combination of these, that means there exists some alphas such that this combination will be equal to this vk। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है मुझे, अच्छा लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन में तो कोई जीरो का प्रॉब्लम नहीं होता कि जीरो आएगा जीरो नहीं आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पे इसको आप, हाँ तो अभी सो फार मैं ये नहीं कह सकती कि हमारा लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि मुझे जीरोस के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करो, vk का जो कोफिशिएंट आपको इस तरफ राइट हैंड साइड में दिख रहा है वो तो 1 है ना, दैट इज 1। और ऐसा मैं क्यों कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो जो m5 प्रॉपर्टी थी, रिमेंबर मल्टीप्लिकेटिव स्केलर मल्टीप्लिकेशन की सबसे लास्ट प्रॉपर्टी क्या 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 होती है, 1 स्टार v इज इक्वल टू v। तो मतलब इस vk के आगे मैं 1 लगा दूं तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, एंड इट हैपेंस फॉर ऑल v। और ये 1 क्या है, दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फील्ड। तो उसको मैं लिख सकती हूँ अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस वो जो अल्फा के vk है राइट हैंड साइड पे, उसको मैं इधर ले आ रही हूँ, लेकिन उसको मैं लिखूंगी वजह -1 टाइम्स vk। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या एक क्वेश्चन है, देखो कभी भी ना
किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में, चाहे आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हो, चाहे आप रिंग थ्योरी पढ़ रहे हो, चाहे आप मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो, चाहे आप वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हो, किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को डिस्कस करते समय वो जो एक ऑपरेशन दिया होता है, हर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के पास एक ऑपरेशन होता है ना, एक ऑपरेटर तो हर एक के पास होता है। वो उस ऑपरेटर के अलावा कहीं भी कोई सिंबल आता है, कोई और ऑपरेटर नजर आता है, तो यू क्वेश्चन योरसेल्फ। अब अभी तक प्लस प्लस, व्हाट इज दिस प्लस? प्लस इज द वेक्टर एडिशन, ये दिया होता है वेक्टर स्पेस में। और इन दोनों के बीच में क्या ऑपरेशन है? एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन, ये दिया होता है वेक्टर स्पेस में। लेकिन ये माइनस कहां से आ गया? फील्ड के दो ऑपरेशन है, प्लस और मल्टीप्लीकेशन। वेक्टर का एक ऑपरेशन है वेक्टर एडिशन, एक है एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। 6 वेक्टर बनाता है, सॉरी 6 टपल बनाता है वेक्टर स्पेस। तो ये माइनस कहां से आया? आपके, मैं ये नहीं कह रही कि आपको हर जगह डिफाइन करना है कि अच्छा ये माइनस ये है या ये 1 ये है, ऐसा नहीं है। आपको खुद क्लियरिफिकेशन होनी चाहिए कि ये कैसे आ रही है। -1 यहाँ पे क्या है? अगेन 1 was the multiplicative inverse of under field. -1, अगर 1 फील्ड का एलिमेंट तो है ही ना, और फील्ड अंडर एडिशन तो ग्रुप बनाता है, तो 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1। ठीक है, ये -1 एडिटिव इनवर्स है। चल, प्लस अल्फा k plus 1 bk plus 1 plus and so on alpha n bn that is equals to 0। अब देखो कितनी ये बड़ी स्टेटमेंट हो गई यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गई है कि v1 v2 vk minus 1 vk plus vn, कुछ भी नहीं, कोई टर्म नहीं छोड़ा है, सारा v1 से लेके vn तक है। और उनके आगे कुछ कुछ स्केलर्स हैं। इन स्केलर्स के बारे में मुझे नहीं पता, जीरो है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो दिख रहा है ना नॉन जीरो है। सिर्फ एक ही तो स्केलर चाहिए होता है। अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो मिल जाए, मतलब ये जो v1 v2 v3 vn का जो सेट बनेगा वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन। इट इंप्लाइज v1 v2 vn, that is s, is linearly dependent because there exists alpha k which is equals to -1 which is not equal to 0। ठीक है, तो आपको ये वो भी हो गया। तो जब भी लीनियरली डिपेंडेंट आएगा अजय, इसका मतलब एक वेक्टर ऐसा है जो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। बट अगेन थ्योरम्स डजंट मीन्स कि आपको डेफिनेशन भूल जानी है और अब यही यूज करना है, डेफिनेशन नहीं भूलना है। ठीक है, दूसरी थ्योरम है हमारे पास थ्योरम 14। ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है। ठीक है, एक एलिमेंट बाकी सबका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ये तो समझ में आता है। लेकिन ये थ्योरम ये कहती है कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, तो एक वेक्टर ऐसा है जो अपने पीछे के सारे एलिमेंट से लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, आगे के मतलब। समझ रहा? v1 v2 से लेकर vk प्लस k -1 vk प्लस 1 vn, इतने सारे एलिमेंट्स हैं। मैंने एक एलिमेंट को बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में तो दिखा दिया। अब वो कह रहा है लेकिन ऐसा भी एलिमेंट होगा जो सिर्फ अपने पीछे वाले एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के होगा, आगे की इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो ये नजर आ रहा है कि ये तो हो ही जाएगा। चलो डिस्कस करते हैं, थ्योरम डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसमें पता लगेगा। तो इसमें गिवन क्या है हमारे पास? अगेन फर्स्ट इज VF is vector space over F। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन है, सब में ही आएगी। सेकेंड अगेन सेम,
S is v1, v2, vn subset of v such that vi is not equal to 0 for all I belongs to 1, 2, 3 n. ठीक है? Then S is linearly dependent set if and only if there exists some Vm belongs to the S. M should be strictly greater than 2. Sorry, strictly greater than 1. That means 2. इसका ये भी मतलब है कि हम V1 से काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद सोचो ना, V1 के पीछे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ऐसे में कैसे कह दूं कि V1 किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है? V1 से पहले तो कोई टर्म नहीं है, तो एटलीस्ट तो वो V2 से शुरू होना चाहिए ना, तो इसलिए आप यहाँ पे 2 से स्टार्ट किए। तो N can be expressed as linear combination of its preceding vectors. Right? So अप्रोच हमारा वैसे ही रहेगा, एक तरफ लेट करेंगे, दूसरा हम प्रूव करेंगे। एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी गई है ये दोनों थ्योरम्स, तो आपने करनी जरूर है। एक बार लिख के देखना है, ऐसे देख के आप पेपर में आप सोचो कि लिख देंगे हम, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो एक बार लिख के आपको इसको प्रैक्टिस करनी है, कोई स्टेप कहीं अटकता है आस्क मी। तो लेट S is linearly dependent set, ठीक है? इसका मतलब there exist alpha 1, alpha 2 and alpha n belongs to field not, नहीं मैं ऐसे नहीं लिखते, such that alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 alpha n vn equals to 0 for some alpha I not equal to 0 from some alpha I not equal to 0. That is the definition of linearly dependent. अब तो ये रजे हमें प्रूव करना है कि ये M2 से शुरू होगा ना। पहले लेट कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए अगर M1 होगा तो क्या होगा, है ना? चलो उससे पहले ये देखो, लेट, अब देखो या तो ये नॉन जीरो या तो ये नॉन जीरो। अब मैंने अगर कोई नॉन जीरो बोला है तो इन्हीं में से कोई नॉन जीरो है ना, तो आप एक M मान लो, एक स्मॉल m मानो, let small m be the largest suffix of alpha. अल्फा के सफिक्स है ना 1, 2, 3 ये सारे, ठीक है? तो मैंने एक m माना है अल्फा का सफिक्स such that अल्फा m is not equal to 0. मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए 3 ऑप्शन है मेरे पास, v1 है, एक v2 है, एक v3 है। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो पक्का एक नॉन जीरो होगा। तो मान लेते हैं ये नॉन जीरो, तो और मान लेते हैं ये जीरो है, ये 1 है, ठीक है? एटलीस्ट एक वोट बोला है ना उसने। तो वो कह रहे हैं कि आप ऐसा m लो सच दैट उसके बाद के सारे सफिक्स जीरो हो, वो नॉन जीरो हो, एंड दैट इज द लार्जेस्ट वन, ठीक है? अब देखो यहाँ पे तो अल्फा 2 भी जीरो है, अल्फा 2 भी नॉन जीरो है और अल्फा 3 भी नॉन जीरो है। ये तो मेरे को काउंट ही नहीं करना क्योंकि उसने बोला है नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 वाले इकट्ठा करो और उसमें से सबसे बड़ा सफिक्स है उसको m मानना है।
ठीक है, तो इस केस में m क्या होगा मेरे पास 3, सिंपल। तो सबसे सबसे बड़ा सफिक्स सच दैट अल्फा m इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 वाले तो हटा लो और जितने नॉन जीरो वाले हैं उनमें से सबसे बड़ा लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसको ना एक इक्वेशन दे देते हैं, चलो इसको हम लोग कोई इक्वेशन दे देते हैं 1। नाउ equation 1 implies alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 देखो खुद सोचो, मैंने बोला कि अल्फा m सबसे बड़ा सफिक्स है जो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब अगर m ही सबसे बड़ा है तो अगर मैं m+1 पे जाऊंगी तो वो तो पक्का 0 होगा ना। मान लो चार एलिमेंट का एग्जांपल लेती हूँ मैं, 1v1 प्लस 0v2 प्लस 3v3 प्लस 0v4 इक्वल टू 0। ये तो वैसे ही हटा देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे अल्फा 2 0 है, अल्फा 4 0 है, तो मुझे तो वो सफिक्स लेने ही नहीं है। ये सबसे बड़ा है, अल्फा 3 सबसे बड़ा है, तो एम एस 3 है। अगर यही सबसे बड़ा है तो इसके आगे वाले सारे 0 होंगे। सोचो अगर नहीं 0 होते तो क्या होता, अगर नहीं 0 होते तो वो तो ये तो लार्जेस्ट होता ही नहीं, फिर तो ये लार्जेस्ट हो जाता अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, पक्का वो आगे के सारे 0 होंगे। तो अगर अल्फा m यहाँ पे लार्जेस्ट सफिक्स है नॉट इक्वल टू 0, मतलब अल्फा m+1 अल्फा m+2 टिल अल्फा n सब 0, ठीक है, इजी। तो अल्फा m ये कहीं बीच में आ रहा है, अल्फा m vm, इसके बाद तो सब 0 ही है, vm+1 0 टाइम्स vm+2 और ये कहां तक जाएगा 0 टाइम्स vm दैट इज इक्वल टू 0। ये ही इक्वेशन मैंने लिखी है। Equation 1 becomes this, ठीक है। If possible, let m equals to 1। अगर m 1 हो गया सॉरी, तो इसके बाद के सारे फिर 0 हो जाएंगे। तो अल्फा m v, इसका मतलब अल्फा 1 और v1 ही नॉन जीरो है, इसके अलावा तो सारे 0 हो गए, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0। अब अल्फा 1 रजे नॉन जीरो है, m वो वाले सफिक्स है ना जहां पे ये नॉन जीरो होते हैं, it implies v1 is 0 because alpha 1 is not 0 and this is a contradiction। कभी भी देखो हम प्रूफ में हर लाइन एक रीजन से करते हैं, एक एक रीजन होता है। आप ये लाइन क्यों लिख रहे हो, क्योंकि डेफिनेशन है। आप ये लाइन क्यों लिख रहे हो, क्योंकि एक प्रीवियस थ्योरम है। ये आप लाइन क्यों लिख रहे हो, क्योंकि एक रिजल्ट है। ये लाइन क्यों है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है। कोई लाइन अगर आप विदाउट एनी रीजन लिखते हो, ये लाइन मैंने विदाउट एनी रीजन लिखी है, और उसके बाद अगर आप किसी स्टेप पे अटक जाते हो तो वापस आप आके उसी लाइन पे क्वेश्चन करते हो जिसका कोई रीजन नहीं था, और वही चीज प्रूव हो जाती है कि फिर ये चीज गलत है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आई v1 इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि गिवन में देखो फॉर ऑल आई vi इज नॉन जीरो है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन on vi not equal to 0 for all I belongs to 1 to n। therefore 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 m कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये तो प्रूफ हो गया कि m 1 नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। इसका मतलब n पक्का 2 से बड़ा या इक्वल होगा और n से स्मॉलर और इक्वल होगा। इसके बाद हाँ जी, अब आप इस इक्वेशन पे आ जाओ, इसको सेकंड दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 अल्फा m बी m निकालो। आपके पास इस चीज की गारंटी है कि अल्फा m नॉन जीरो है, इसलिए निकाल पा रहे हैं ये।
और ये अल्फा m माइनस वन वी m माइनस वन तक जाएगा। अगेन ये नॉन जीरो है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो वी एम इक्वल्स टू माइनस अल्फा m इनवर्स अल्फा वन प्लस माइनस अल्फा m इनवर्स अल्फा टू वी टू प्लस माइनस अल्फा m माइनस वन इनवर्स अल्फा अल्फा m and alpha m minus 1 v m minus 1. So this is done. Therefore, Vm is linear combination of its preceding vectors. यही तो प्रूफ करना था। Vm का linear combination कहाँ तक हो गया? V1 से लेकर Vm minus 1 तक हो गया। क्लियर? कन्वर्सली रजे आप ट्राई करेंगे, ठीक है, बहुत इजी। आप खुद देखो, यहाँ से शुरू हो जाओगे, ठीक है, और आपको क्या करना है, लीनियर डिपेंडेंट करना है। तो यहाँ पे तो आप चलो बीटा वन, बीटा टू और बीटा m माइनस वन तक ले लोगे। ये सारे वेक्टर्स आप इधर ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो वेक्टर्स रह गए हैं v1 से vm तक तो आए गए, बाकियों के कोफिशिएंट जीरो कर लेना। इसका तो देखो, इसका तो कोफिशिएंट वन फिक्स है ना, हो गया, एक नॉन जीरो मिलना था, मिल गया। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने पिछले वाले का कन्वर्स किया था, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, एक बार मुझे चेक कराना लिख के इसको। चलिए ठीक है, एक शॉर्टकट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस पे क्योंकि आ रहे हैं। अगर मान लो, क्योंकि देखो अगेन शॉर्टकट मैंने क्या बताया था, शॉर्टकट में R3 Rn में डिस्कस करती हूँ, R3 R4 इसमें डिस्कस करती हूँ। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेक्टर स्पेसेस आर नथिंग बट दी R1 R2, है ना, तो आप कंपैरिजन तो कर ही सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ उसी के लिए शॉर्टकट बताऊंगी। मान लीजिए आपको R3 के तीन वेक्टर्स करने हैं, आपको चेक करना है कि वो है लीनियरली डिपेंडेंट सेट या नहीं। तीन वेक्टर्स है, तो R3 के तीन वेक्टर्स, R4 के चार वेक्टर, R4 के पांच वेक्टर, R4 के चार, R5 के पांच, ठीक है, जितना इसका पावर है उतने वेक्टर्स अगर आपको चेक करने हैं, तो आप कुछ ना करो, आप मैट्रिक्स बना लो। मान लीजिए अगर आपको R3 के अंदर तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, 1 0 0 2 0 2 2 1 और 3 0 1, ठीक है, लेट्स से तीन वेक्टर्स है। आप इसका मैट्रिक्स बना लो, इसका डिटर्मिनेंट चेक करो। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और ये अगर इक्वल टू जीरो है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ध्यान रखो बच्चे कि शॉर्टकट हमारे लिए बहुत काम आएंगे, क्योंकि देखो डेफिनेशंस तो ठीक है, लेकिन काम कम करने के लिए हम लोग बहुत जगह ऐसा यूज करेंगे। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर R3 में चार वेक्टर्स दे दिए तो इसके साथ एक 4 4 2 ये दे दिया, तो अब आप मैट्रिक्स तो अभी भी बना सकते हो, मैट्रिक्स बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 0 0 2 2 1 3 0 1 4 4 2। लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ी है जो इसका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा, डिटर्मिनेंट तो नहीं निकाल सकते ना। तो मोर जनरल सेंस में बात करें, मोर जनरल सेंस में क्या मतलब, रैंक निकालेंगे। रैंक तो पता होना चाहिए, वैसे ये आधे बच्चों को यही नहीं पता होता है। रैंक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है ऐसा नहीं होता है, रैंक किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स का निकल सकता है। रैंक निकालो इसका, अगर इसका रैंक नंबर ऑफ रोज से कम आता है, स्ट्रिक्टली कम आता है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट। तो अगर इसका रैंक दैट मींस रो
is strictly less than number of rows, इसका मतलब vectors are linearly dependent. ठीक है, तो ये हर जगह काम करे ना करे, हो सकता है नहीं भी कर सकता है, लेकिन ये हमेशा काम करेगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का भी तो रैंक निकल ही जाता है ना। तो रैंक में हम लोग, रैंक थोड़ा मोर जनरल टर्म हो गया, रैंक के डिपेंडेंट हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो सो फार मैंने आपको बताया है लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट चेक करने के 3 तरीके। पहला तो रजे आप डेफिनेशन लगाओगे, अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 सारे जीरो हो गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, सारे जीरो नहीं हुए, एक भी अगर नॉन जीरो हो गया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट। तो अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2 इक्वल्स टू एंड सो ऑन अल्फा n सारे जीरो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर देयर एग्जिस्ट अल्फा i नॉट इक्वल टू जीरो तो लीनियरली। ठीक है, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, मैं बहुत बार लिख चुकी हूँ। दूसरा है डिटर्मिनेंट, जो कि जनरल नहीं है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि इसमें डिटर्मिनेंट लगाए रैंक लगाए, मत लगाओ, हर एक में रैंक लगाओ और रैंक निकालने की प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे फर्दर चैप्टर्स में मुझे बहुत क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन में आपको रैंक से काम है, तो वो बच नहीं सकते कि नहीं डिटर्मिनेंट तो इजी है तो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, रैंक मुश्किल है। रैंक अभी पूरा चैप्टर पढ़ा है जिसमें सिर्फ रैंक ही निकालना, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट अगर जीरो आता है तो लीनियरली, नॉन जीरो आता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो लीनियरली डी। थर्ड, रैंक। अगर रैंक स्ट्रिक्टली लेस नहीं, अगर रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ रोज आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर ये स्ट्रिक्टली लेस देन नंबर ऑफ रोज आ जाए तो, ठीक है। तो मैंने आपको जो क्वेश्चंस बोले थे मैट्रिक्स के R2 R3 में जो आपको चेक करने हैं उसमें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो मुझे डिस्कस करने थे जिनको हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, उन पे आते हैं। एक ये क्वेश्चन है, देखो फंक्शंस, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस जो होते हैं, है ना, यही तो हमने एक एग्जांपल किया जिसको अभी तक कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे हम लोग R2 R3 से, ठीक है। तो उसमें हम लोग ओरिजिनल डेफिनेशंस ही लगाते हैं, उसमें कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा। तो उससे पहले एक ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 26, आर क्यू वेक्टर स्पेस ओवर रैशनल्स। एक और चीज, ये आपके पास मुझे लग रहा है, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वेयर द फील्ड इज चेंज्ड। यूजुअली जब जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, या तो फील्ड क्या होता है, रियल होता है, या तो फील्ड कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ थोड़ा अलग बात हो गई है, यहाँ पे फील्ड क्या है, रैशनल्स। अगर ऐसा है then show that, to show is 1v is linearly dependent अगर v is rational। belongs to rational। चल, तो वैसे तो ना दो वेक्टर्स के लिए कल हमने जो थ्योरम की थी वो मैं यूज कर रही हूँ। दो वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करने का क्या तरीका होता है, सिर्फ आप इतना शो कर दो कि वन इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर, ठीक है, वही हम करेंगे। तो इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है, दोनों करना पड़ेगा। तो लेट 1 कॉमा b इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, इसका मतलब अल्फा 1 अल्फा 2, देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 सच दैट अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2 v equals to 0, that is v for
for alpha 1 not equal to 0 or alpha 2 not equal to 0 or both are not equal to 0. कोई तो एक चीज सही होगी ना, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है, एक को तो नॉन जीरो होना ही है. मान लीजिए अल्फा 2 नॉन जीरो, अपनी वजह से मान रही हूँ, आप अल्फा 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं. लेट अल्फा 2 नॉन इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब अल्फा 2v इक्वल्स टू माइनस अल्फा 1 एंड v इक्वल्स टू माइनस अल्फा 2. इसको बच्चा वही जैसे हम लोग थ्योरम्स में कर रहे थे वैसे ही लिख रही हूँ, ठीक है, टाइम्स 1. हो गया प्रूफ. दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. ठीक है, one is just a scalar multiplication of the other. It implies. अच्छा सॉरी प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि v रैशनल है. बिल्कुल हो गया. v is actually minus alpha 1 upon alpha 2. ये रैशनल की तो डेफिनेशन है. फील्ड का एलिमेंट, ये फील्ड का एलिमेंट नॉन जीरो, रैशनल हो गया. It implies v is rational. Conversely, let v belongs to q. That means v is rational. इसका मतलब v is some p by q where p belongs to integer and q is not equal to 0. Right? क्या हुआ इससे? v times q is equal to 1 times p. इधर ले आओ, ये हो जाएगा q times v minus p times 1 equals to 0. अब रजे यहाँ पे q तो नॉन जीरो है ना, तो यहाँ पे इस लीनियर कॉम्बिनेशन में q नॉन जीरो है. अगर q नॉन जीरो है तो v और 1 क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट. therefore it implies v और 1 is linearly dependent set because q is not equal to 0. right? definitions लगाई और कुछ नहीं. अच्छा, जो मुझे कराना था एक बार, चलो एक काम करेंगे. हमारे पास फंक्शंस के 3 एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल 29, 30 और 31. इसको छोड़ के आपने 28 एग्जांपल तक प्लस जो हम लोगों ने आज 2 थ्योरम्स करी है, कल 2 थ्योरम्स करी थी, वो बिल्कुल अच्छे से आपका यहाँ तक हो जाना चाहिए. इट इज पेज नंबर 164. ठीक है, टिल पेज नंबर 164 हो जाना चाहिए. खत्म कर देना है इसको. ठीक है, कल मैं स्टार्ट करूंगी इन एग्जाम्पल से और चलेंगे रजे लीनियर अलजेब्रा के सबसे ज्यादा. आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ ऑन दिस कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द लीनियर अलजेब्रा, बेसिस एंड डायमेंशन. ठीक है, इससे पहले अगर मैं बताऊं कि कोई मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था तो दैट वाज सबस्पेस को जो हम लोग चेक कर रहे थे, है ना, शॉर्टकट लगा के फटाफट हम लोग सबस्पेस को चेक कर रहे थे कि इसको R3 से कंपेयर कर लेते हैं, इसको R2 से कंपेयर कर लेते हैं. वो भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था. उसके बाद रजे एक, ठीक है, कुछ भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्दर वो पीछे से डिपेंडेंट है. तो अगर आप पीछे नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, नहीं समझ में आएगा. तो प्लीज गो थ्रू एवरीथिंग दैट वी हैव डन सो फार और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल बेसिस और डायमेंशन शुरू करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच.